नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिमल टॉक्स में। दोस्तों, आज का ये सेशन एक बेहद गंभीर समस्या की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। समस्या का नाम है इनफर्टिलिटी। नाम सुनते ही कान खड़े हो सकते हैं, कान खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश अपनी आने वाली आबादी को जो आज है उसे भी बरकरार नहीं रख पाएगा। आज आप में से सुन रहे श्रोतागण या आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है कि बांझपन का शिकार हो सकता है कि वह अपनी इस परेशानी को किसी को ना कह पा रहा हो। लेकिन हाँ, इस सेशन को सुनने के बाद अगर आप समझते हैं कि आप उसकी परेशानियां समझ गए हैं तो ज़रूर उन्हें आज के सेशन में दी जा रही एडवाइस पास करिएगा। देश में लगातार वाई क्रोमोसोम घटता जा रहा है। वाई क्रोमोसोम जनरली लिंग निर्धारण में एक्सएस और एक्स वाई क्रोमोसोम की चर्चा की जाती है। एक्स वाई क्रोमोसोम मेल को बनाने में काम आता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल को बनाने में काम आता है। क्रोमोसोम का घटना एक चर्चा का विषय है, जिससे कि भविष्य में पुरुषों की आबादी घट सकती है। लेकिन हमारे देश में बच्चे ही ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। कई बार तो ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सी फिल्में बनती है जो बहुत लाइट नोट पर किसी और तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन कोई भी इनफर्टिलिटी की बात नहीं कर रहा। आपको लगता होगा कि इनफर्टिलिटी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, चलिए मान लेते हैं। तो फिर एक बात बताओ कि ये दीवारों पर लगे हुए नीम हकीम उस्मानिया के विज्ञापन क्यों आते हैं? ये जो बंगाली बाबा है, हकीम है, झोला छाप है, ये इनफर्टिलिटी को लेकर इतना विज्ञापन क्यों करते हैं? अच्छा, आप लोगों के पास इनफर्टिलिटी को लेकर जॉक्स क्यों आते हैं? हमारे न्यूज़पेपर के साथ वो जो एक ब्लैक एंड वाइट कई बार पैम्पलेट आता है कि अगर परेशान है तो आकर मिले, इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो किसी को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा। विज्ञापन ऐसे क्यों देखे जाते हैं? और ये आजकल गोल्डन कैप्सूल वगैरह जैसे ऐड क्यों बढ़ रही है? कई बड़े शहरों में हर एरिया में आईवीएफ क्लिनिक खुले गए हैं। ये बहुत डार्क रियलिटी है, और जिन्हें नहीं पता कि इन आईवीएफ क्लिनिक्स में क्या होता है, आसान भाषा में जान लो कि डिमांड एंड सप्लाई है। अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चों को पैदा करने के लिए ये असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव प्रणालियां है, ताकि आपको सुगमता से बच्चे पैदा करवाए जा सके, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बच्चे हो नहीं रहे हैं, आईवीएफ के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारे देश में बढ़ती आईवीएफ की संख्या इशारा तो यही कर रही है कि आसानी से बच्चे हो तो नहीं रहे। अब आसानी से बच्चे नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करें, किस चीज़ पर ध्यान दें? एक बार की बात है कि यूके के जो राजघराने के प्रिंस है, प्रिंस विलियम्स, उन्होंने शादी से पहले केट मिडल्टन के बारे में कहा कि मैं उनका फर्टिलिटी टेस्ट कराना चाहता हूँ। हम जैसे लोगों ने मजाक बना लिया। हमें लगा अरे यार, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन आज देश की बड़ी सच्चाई ये है कि पुरुषों में शुक्राणुओं की ताकत खत्म, महिलाओं के अंदर अंडे बनने खत्म, गर्भ धारण की क्षमता खत्म। शादी करने के बाद जब घर वाले बच्चे के लिए परेशान करने लगते हैं, तब हम कह रहे होते हैं कि जब तक हमें प्रमोशन नहीं मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, तब तक मेरी जॉब के अंदर स्थिरता नहीं आ जाएगी, मैं बच्चा नहीं करूँगा। शुरुआत में तो आप ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं कि जैसे कि बच्चा आपके लिए नहीं, घर वालों की ज़रूरत है और आप उनको देकर कृतार्थ करने वाले हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि सुरक्षित प्रकार से लगातार 1 साल से गर्भधारण के तमाम प्रयास के बावजूद भी आपने बच्चा कंसीव नहीं किया, तो इसे ही आप इनफर्टिलिटी कहते हैं। आज के ज़माने में डिंक कल्चर चल रहा है, ड्रिंक नहीं डिंक, डबल इनकम नो किड्स। आप में से कई बहुत सारे प्रोग्रेसिव थॉट्स के लोग हो गए जो आज इस वीडियो को सुन रहे होंगे। अरे सर, इतने सारे बच्चे हमारे देश में है और इतनी आबादी है। मेरा ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो इस थॉट के साथ जी रहे हैं कि हमें तो बच्चा करना ही नहीं है,
ये अच्छी बात है। देश में न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उन्हें आप जैसे माँ बापों की ज़रूरत है। उन्हें लीजिए। मेरा ये सेशन उन लोगों के लिए है जो बच्चा चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। हमारे देश की बढ़िया आबादी है जो इस कल्चर में जाना चाहती है कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। 2011 के सेंसेक्स में ये बड़ा नंबर निकल के आया था कि परिवार के अंदर, शहर और गांव के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे चाहते ही नहीं। बढ़िया बात है, ये देश के लिए बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है। लेकिन जो चाह रहे हैं उनके बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज में 12 महीने तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध बनाने के बावजूद भी गर्भ धारण करने में अनसक्सेसफुल रह रहे हैं। और महिलाओं की एज अगर 35 से ऊपर निकल गई तो 6 महीने तक भी अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध बनाने के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसी को आप इनफर्टिलिटी का शिकार मानते हैं। आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूं तो दुनिया भर में 15% जोड़े ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर इनफर्टिलिटी का शिकार है। 60 से लेकर 80 मिलियन, मतलब 6 से लेकर 8 करोड़ इनफर्ट कपल इस दुनिया में है। और इनमें से 1.5 से 2 करोड़ इनफर्ट कपल, यानी कि इस कुल आबादी का 25% पर हमारे देश में है। जहां दुनिया की हम 1/5 आबादी रखते हैं, वहाँ दुनिया की 1/4 आबादी हमारे यहाँ इनफर्टाइल है, यानी बच्चा चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा। सोसाइटी ऑफ असिस्टेंट रिप्रोडक्शन के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं समेत 27.5 मिलियन लोग इनफर्टिलिटी का शिकार है। अलग अलग आंकड़े हैं जो शब्दों में से कहे तो हर 15 भारतीयों में से एक इनफर्टिलिटी का शिकार है। शहरों में यह समस्या इतनी आम है कि हर 6 में से एक जोड़ा इनफर्टाइल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडियन कपल्स में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी बढ़ी है। अब ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? पहली बार जब बच्चा किया तब तो हो गया, दूसरी बार बच्चा नहीं हुआ, और ये आंकड़े बड़े डराने वाले हैं। 90 के दशक में जो परसेंटेज 19.5 रहा करता था वो वर्ष 2000 के बाद बढ़कर 28.6% हो गया। मतलब पहली बार बच्चा कंसीव किया, दूसरी बार करने में दिक्कत आई हर 5वें कपल को, और अब हर तीसरे कपल को दिक्कत आ रही है। दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा है। इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है कि बातें ही है। बात करेंगे, हम खुद ही जिम्मेदार हैं, और जब हम जिम्मेदार हैं तो इसका समाधान हम खुद ही खोज लेंगे। लेकिन चर्चा तो बनती है, और जब चर्चा बनती है तो WHO के आंकड़े भी समझ लो। WHO ने 2023 में अपनी तरफ से कहा कि दुनिया भर में 6 में से एक व्यक्ति इनफर्ट से गुजर रहा है। इनफर्टिलिटी की व्यापकता लगातार दुनिया में 16% के आसपास बढ़ रही है, और भारत के अंदर हर चौथा कपल जो इनफर्टाइल है, दुनिया में उसका हर चौथा कपल भारत में है। इसको एक और आंकड़े से समझते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे देश में इतने इनफर्टाइल लोग होते हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे देश में इतने इनफर्टाइल लोग होते हैं? तो देखो, आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास बताई जाती है। हमारे देश में हर औसतन 10 साल के अंदर जनगणना कराई जाती है। तो 10 साल में जब जनगणना कराई जाती है, आज 140 करोड़ है। अब हो सकता है 2024 के अंदर सेंसस करा लिया जाए। टेक्निकली 2021 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, फिर 2031 में होगा, 2041 में होगा। जनसंख्या के आंकड़े तब निकल के आते हैं, पता चलता है कि आज जो हमारी आबादी है वो लगातार बढ़ रही है। पहले 121 करोड़ हुआ करती थी, अब 140 करोड़ हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कहाँ तक चले जाएंगे। लगातार इतनी बढ़ जाएगी और एकदम ब्लास्ट ही हो जाएंगे। हम एक बहुत बड़ी चिंता की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अगर हमारे देश में TFR यानी हर कपल टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पर रखे, 2.1 का मतलब यह है कि एक कपल 2.1 बच्चा पैदा करे, यानी कि 100 लोग हैं 110 बच्चा पैदा कर ले।
यानी कि 100 कपल है, 110 बच्चा यानी कि 210 बच्चा पैदा कर ले। टेक्निकली 2 लोगों के ऊपर 2.1 बच्चा हो, तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां है वो रिटेन कर पाएगी, हम जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के नीचे जा रही है और 1.9 आ गई है, यानी कि 200 लोगों पर 190 लोग पैदा हो रहे हैं। तो फिर क्या करें? और विकसित राज्य है हमारे जैसे कि दक्षिण भारत को अक्सर हम बात करते हैं कि वहाँ तो ये नंबर 1.6 के आसपास पहुँच गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2050 तक ये नंबर हमारे देश में 1.29 पर रह जाएगा, यानी कि 200 लोग हैं जो बच्चे चाहते हैं कि भाई कम से कम 2 बच्चे तो हो हमारे, यानी कि 200 पर 200 तो बने रहे, उनको 120 ही बच्चे मिलेंगे और 1.29 के आसपास आंकड़ा आ रहा है। 2050 तक सोच लो क्या होने वाला है। अगर पूछेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा है ना, देश की जनसंख्या कम होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन आपको पता है हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वो लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि एशिया में इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है, जिसने जापान को और रशिया को पछाड़ दिया। जापान को हम पछाड़ कैसे पाए थे पता है आपको? फ्यूचर में हम उनसे ज़्यादा आगे होंगे। इसको कहते हुए ऑस्ट्रेलिया के लॉबी इंस्टीट्यूट ने हमें ताकतवर बताया और कहा था कि जापान वाले लोगों के पास तो बुजुर्गों को संभालने के लिए लोग ही नहीं है, उनकी जो आबादी है वो घट रही है, जो बुजुर्ग है उन्हें संभाल लेगा कौन? जिस तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी टीएफ घट रही है, हमारी डिविडेंड जो पॉपुलेशन के अंदर है, वो कार्यशील जो यूथ है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जब ये घटने लगेगा और बुजुर्ग बढ़ने लगेंगे तो आपकी हालत जापान से भी बुरी हो जाएगी। आबादी बहुत है ना बुजुर्गों को संभालने के लिए। जब आप और हम बुजुर्ग होंगे तो हमें संभालने के लिए इस परिवार के अंदर, समाज के अंदर लोगों का होना जरूरी है। यानी इनफर्टिलिटी की इस भयावहता को हम समझे तो बेहतर है। इस आंकड़े को एक और तरीके से समझाता हूँ। पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए policybazaar.com की वेबसाइट का एक सर्वे है। उस सर्वे में पता चला कि इंक्लूसिव मैटरनिटी कवरेज, मतलब कि हमको इस तरह की पॉलिसी दो जिसमें माता पिता बनने का पैसा भी पॉलिसी देने वाली कंपनी दे, क्योंकि बच्चा पैदा करना अब एक महंगा अफेयर हो गया है। पहले जहां नेचुरली बच्चे कंसीव किए जाते थे, अब हमें आवश्यकता हो गई है सहायक तकनीकों की, और उन सहायक तकनीकों में आईवीएफ बहुत ऊपर है। और आईवीएफ का खर्चा कम नहीं है। आईवीएफ में किसी ने जानकारी जुटाई होंगी तो पता चलेगा कि सर लाख से 1.5 लाख रुपया फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। निकलते निकलते पता चलता है कि औसतन आप 4 से 5 लाख के अंडर में आ गए हो। इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है पहले इंश्योरेंस करा लो। पॉलिसी बाजार कहता है कि 80% वृद्धि देखी गई है इंश्योरेंस खरीदने वालों में, जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा करने का खर्चा भी आप ही कवर कर लो, भले ही हमसे प्रीमियम ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि साहब दिक्कत तो आएगी। 25 से 35 साल के आयु वर्ग के लोगों में 999.2% पर वृद्धि देखी गई है पॉलिसी खरीदने में। मतलब अब तो इस बात को मानेंगे कि ये चीज़ छुपी नहीं है। हमारे देश के अंदर जो ये असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, ART टेक्नोलॉजीज, जिनमें IVF, ISI यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, PGD, ये तमाम या डोनर असिस्टेंट प्रकार की चीज़ों में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा गया है। ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट भी मानो तो भारत के अंदर जो ARTO वाली गतिविधियां है उनकी संख्या 2753 थी 2022 में, 2030 तक लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि 2023 में 2 से 2.5 लाख लोगों ने IVF करवाया है
और ये संख्या आने वाले सालों में 5 से 6 लाख होने की संभावना है। इंडिया के अंदर आईवीएफ को सनराइज मार्केट माना गया है, यानी कि ऐसा मार्केट जो उगता हुआ मार्केट है। इसमें पैसा ही पैसा है, क्योंकि इनफर्टाइल लोग होने वाले हैं। इससे अंदाज़ा लगाओ कि 2020 में जहां $753 मिलियन का मार्केट था आईवीएफ का, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2030 तक $3.7 बिलियन का माना गया है। यानी कि डॉक्टर्स आपके बच्चे पैदा कराने के पैसे कमाएंगे आईवीएफ के माध्यम से। अब तो समझ में आ गया होगा कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। आप ऐसे समझो कि भारत में जो सरोगेसी मार्केट है, सरोगेसी का मतलब है जो माता बच्चा पैदा करना चाह रही है, उससे तो हो नहीं रहा है गर्भधारण, तो फिर उन्होंने किराए की कोख ली। सरोगेट मदर के माध्यम से उसका मार्केट $2.3 बिलियन का हो रहा है। इनफर्टिलिटी लोगों के लिए फर्टिलिटी बिजनेस बन चुका है। भारत में इसे सनराइज उद्योग कहा गया है, जहां एक और इनफर्टिलिटी सामाजिक कलंक के समान ट्रीट किया जाता है, जहां महिलाओं के साथ जो सामाजिक बहिष्कार होता है। बहुत से समाज में ऐसी महिलाएं जो बच्चा पैदा कर नहीं पाती है, उन्हें बांझ जैसी संज्ञा दी जाती है। समाज में उनका बच्चों पर साया तक बुरा माना जाता है। समाज में भारत के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर ऐसी महिलाओं को पूजा पाठ, समारोह, उत्सव आदि में बैठने से रोक दिया जाता है। ये सामाजिक क्रूरता है, लेकिन इस सामाजिक क्रूरता के साथ साथ हमारी बहुत सी ऐसी खुद की गई गतिविधि है जो इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है। मेडिकली इनफिट होना कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर हम खुद कारक हो, हमारी खुद की लाइफस्टाइल अगर कारक हो, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अक्सर जब इनफर्टिलिटी होती है तो माँ को दोषी ठहराया जाता है कि इन माँ के कारण बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे देश में इनफर्टिलिटी के जो मामले हैं उसमें पुरुषों का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है। भारत के कुल मामलों में से 50% मामले ऐसे हैं जो मेल इनफर्टिलिटी पर आधारित है, यानी कि उनके शुक्राणुओं में वो ताकत ही नहीं थी कि महिला कंसीव कर सके। ऐसे में इनफर्टिलिटी के 20% मामले ही ज्ञात हो पाते हैं, क्योंकि पुरुष इसे नामर्दी के रूप में ट्रीट करते हैं। तभी तो हकीम उस्मानी के पास जाते हैं। वो कहते हैं, निसंतान पीड़ित मिले हर बुधवार और शुक्रवार, फलाने पुल के नीचे, फलाने होटल के नीचे। मुद्दा गंभीर है। पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की संख्या में 52% तक की गिरावट इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण बन रही है। इसी में लोगों के द्वारा डॉक्टर्स की सलाह ना लेना, भारतीय स्वास्थ्य पोर्टल के द्वारा 2021 में किए गए सर्वे से पता चलता है कि 70% से अधिक लोगों ने सामाजिक दबाव का अनुभव किया है। इनफर्टिलिटी के कारण वही डॉक्टर्स के पास पहुंचना, फर्टिलिटी केयर, इमोशनल सपोर्ट की कमी, हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट, ये इनफर्टिलिटी को और बढ़ावा देती है। इससे बचने के लिए ART टेक्निक्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस करें, क्योंकि आज समाज में जितना भी दवा काम चल रहा है कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा तब बच्चा करूंगा, मेरी नौकरी 6 डिजिट तनख्वाह मिलेगी तब मैं बच्चा करूंगा, अभी तो शादी हुई है, अभी तो दुनिया घूमनी है तब बच्चा करूंगा, तमाम चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल को सुधार, संभवतः लाइफस्टाइल डिसीज़ में इनफर्टिलिटी को शामिल किया जाना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन अपने आसपास के लोगों के बीच में होती इन सामान्य चर्चाओं को आज आप तक लेकर आया हूं कि हमारे देश में सोशल प्रेशर एक ऐसा कारण है कि 1% से भी कम लोग जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित है वो चिकित्सकीय परामर्श लेने पहुंचते हैं। सोशल प्रेशर के साथ साथ पैसे की कमी, क्योंकि IVF ट्रीटमेंट लेना हमारे देश में एक महंगा सौदा है। औसतन एक IVF ट्रीटमेंट लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए का पड़ता है। इनफर्टिलिटी की समस्या, सोशल प्रेशर, धन का अभाव और ऐसे में अपने आप को इनफर्टाइल कहलाने का जो ये टैबू कि किसी ने मुझे इनफर्टाइल कह दिया, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। इसके चलते आदमी इलाज कराने नहीं पहुंचता। यहाँ तक तो रही सामाजिक दुविधा, अब जो IVF की कहानी है ये भी समझ लो। असल में हो क्या रहा है कि
आईवीएफ में जब कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट कराने पहुंच रहा है तो आईवीएफ में होता क्या है, देखो आज के समय में क्या होता है कि बच्चा पैदा करने के लिए आवश्यक क्या है, माता से अंडे और पिता के शुक्राणु, ये दोनों नेचुरली अगर मिलते हैं तो नेचुरल मिलने से माता गर्भ धारण करती है। लेकिन गर्भ धारण करने में जो बड़ी चुनौतियां है वह क्या है कि कई बार माता का गर्भ स्वस्थ ना होना, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना और भी कई ऐसी चीज चिकित्सकीय दिक्कतें होती है कि माता और हाँ पुरुषों में स्पर्म काउंट का कम होना, जिसके चलते सक्सेसफुली नेचुरल तरीके से गर्भ धारण नहीं हो पाता। और जब नेचुरल तरीके से गर्भ धारण नहीं हो पाता तो जरूर पड़ती है इस पूरी प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब में कराने की। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या है, माता जो डोनर है या फिर माता जो बच्चे की होने वाली है उससे अंडों को बाहर निकाला जाता है और ऐसे ही पिता से स्पर्म लिए जाते हैं और उन्हें लेबोरेटरी के अंदर एम्ब्रियो बनाया जाता है, जो स्पर्म और एग को मिलाकर एम्ब्रियो बनाना लैब में कंप्लीट किया जाता है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बना हुआ एम्ब्रियो है इसे माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। माताओं के शरीर में सामान्यतः एक एग बनता है, लेकिन आईवीएफ के लिए, सक्सेसफुल आईवीएफ के लिए एक से अधिक अंडों की जरूरत होती है। क्योंकि सक्सेस रेट स्लो हो जाएगी। इसके लिए माताओं को या फिर वह महिला जो एक डोनर है उन्हें बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं, साथ ही साथ चूंकि ये अननेचुरल है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो एक ही एग मिल रहा है, ऐसे में ज़्यादा एग प्राप्त करने के लिए माता के गर्भ में, माता के पेट पर बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उससे एक से ज़्यादा एग निकाले जाते हैं। उस एग निकालने की प्रक्रिया के बावजूद भी एक प्लस स्पर्म्स के मिलने पर सही से एम्ब्रियो बन जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। परसेंटेज में बात करूं तो बड़ी बड़ी आईवीएफ क्लिनिक अपनी इस प्रक्रिया को 70% तक ही क्लेम करती है कि हमारी सक्सेस रेट 70% है। यानी हमने एक प्रोसीजर किया तो 70% बच्चे बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा अक्सर देखा नहीं गया है, क्योंकि असल खेल इस पूरे प्रक्रिया में लगने वाले पैसे का है। पहले इंजेक्शन का खर्चा, इस पर फर्स्ट राउंड प्रोसीजर को गुजरने पर बनने वाला चार्ज लाख से 1.5 लाख रुपये फर्स्ट साइकिल में आपके चले गए। अब आता है सेकंड साइकिल। सेकंड साइकिल में डॉक्टर फिर से सेम प्रक्रिया दोहराता है और इस प्रक्रिया को पहुंचाते हुए सक्सेसफुल कर भी देता है, तो सामान्यतः व्यक्ति को डबल कॉस्ट में यह प्रक्रिया प्राप्त होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं कि कई बार ये बना हुआ एम्ब्रियो उन माता के गर्भ में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो सही से वो चिपक नहीं पाता। ऐसे में कई बार एक्टोपिक स्थितियां भी हो जाती है। यहाँ फिर भ्रूण सही से चिपक ना पाने के कारण मिसकैरेज जैसी घटनाएं हो जाती है। फिर क्या करें? फिर तीसरा विकल्प डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है और वो है सैरोगेसी का। मतलब ये है कि आपका अगर भ्रूण नहीं चिपक रहा है, कि एम्ब्रियो नहीं चिपक रहा है, तो आप इस प्रक्रिया के लिए किराए की कोख का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक डोनर स्पर्म्स डोनर। यानी ये तो मतलब प्राकृतिक रूप से बने हुए रियल माता पिता है जिन्हें संतान चाहिए, लेकिन एक किराए की कोख के अंदर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करके संतान का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ये जो सैरोगेसी है, किराए की कोख की प्रक्रिया है, इसमें आजकल जबरदस्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। सरकार ने तो ये कह रखा है कि सैरोगेसी वही लोग यूज करेंगे जिनके पास में समस्या है कि बच्चे हो नहीं रहे हैं। लेकिन आजकल बड़े बड़े फिल्म स्टार को आपने देखा है, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, लेकिन उन्होंने बिना शादी किए बच्चे कर लिए हैं। ऐसे में उन्होंने भी सरोगेसी का उपयोग किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से सरोगेट मदर्स का उपयोग किया जा रहा है। उसके चार्जेस भी हाई है। इन सब के बावजूद देश में बच्चा प्राप्त करना देश की एक बेसिक नीड बन चुका है। जहां मैंने आपको शुरुआत में टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया कि हमारे देश में जितनी आबादी आज है, अगर उसी को बरकरार रखना है तो हमारे यहाँ पर 100 लोगों को मिलकर 210 बच्चे पैदा करने होंगे। अर्थात 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट अगर निकल कर आती है
तभी जाकर हमारे देश में आज की जो आबादी है वो मेंटेन रहेगी। इस इनफर्टिलिटी के चलते 2.1 से ये नंबर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसे नीचे गिरते नंबर के कारण 2.1 का नंबर 1.9 तक आ गया है, यानी जितने लोग हैं उतने लोग आगे नहीं होंगे, यानी देश की जनसंख्या नीचे गिरेगी। मतलब जो अब हमारे जैसे लोग हैं जो भविष्य में बुजुर्ग बनेंगे, इनको संभालने के लिए लोग ही नहीं होंगे, यानी बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है और कार्यशील युवाओं की संख्या घटने वाली है इस देश में। इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या है और इसके अगर प्रमुख कारणों पर गौर किया जाए तो आप जानेंगे कि सबसे बड़ा कारण इसका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल कैसे आज इस भागदौड़ की जिंदगी में आप और हम में से बहुत सारे लोग ना तो अपने खाने का शेड्यूल रखते हैं, ना सोने का शेड्यूल रखते हैं, ना फिजिकल एक्टिविटी का शेड्यूल रखते हैं। जॉब की अनसर्टिनिटी के चलते शादी की उम्र 30 साल तक पहुंचा दी गई है। 30 साल से अधिक एज में जब कोई बच्चे की प्लानिंग करता है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि 35 साल के ऊपर की महिलाओं में तो ये माना ही जाता है कि वह 6 महीने तक अगर अनप्रोटेक्टेड तरीके से गर्भ धारण करने का प्रयास भी करे तो भी उसके चांसेस बहुत कम है। हमारे देश के अंदर इस भाग दौड़ की जिंदगी, खान पान की कमी, बढ़ते हुए पॉल्यूशन और स्ट्रेस के साथ ही साथ नशे की चलती लतों में हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो आने वाले समय में और भीषण तरीके से इस फर्टिलिटी की तरफ जा रही है। आवश्यकता है कि हमारे हाथ में जो है ना उससे हम लोगों इसे सुधार सके। हाथ में क्या है? हेल्थी लाइफस्टाइल, क्या क्या किया जा सकता है? अपने आप को स्वस्थ जीवन देने की कसम खा ले। आप सुबह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन में जो बेहतरीन हार्मोन्स का सीक्रेट है वो प्रॉपर तरीके से हो। दूसरा, आप अपने खाने में इस तरह के भोजन का प्रयास करें जो जंक फूड श्रेणी में ना आते हो। नशे की लत से बचे। स्ट्रेस अपनी सीमा से अधिक ना ले, क्योंकि अत्यधिक अगर आपने स्ट्रेस धारण कर लिया तो आपकी एफिशिएंसी और आपकी निजी जिंदगी दोनों ही प्रभावित होगी। संभवतः इस लाइफस्टाइल की वजह से पनप रहे इनफर्टिलिटी की दौर से आप अपने आप को और उन अपनों की जिंदगी आप कद्र करते हैं और निश्चित ही बचा ले। इसी के साथ धन्यवाद।